नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछली लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार की लोकेशन, उसका महत्व भारत की दृष्टि से क्या है। उससे पहले हम उत्तर भारत के मैदान और हिमालयी पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया को कंप्लीट, यानी कि जितने भी पार्टों में ये डिवाइडेड है भारत भूआकृतिक प्रदेशों में, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक एक करके जो सातों भागों में जो डिवाइड किया है उसका अध्ययन हम करेंगे। कि हम शुरुआत करें कि भारत के भूआकृतिक प्रदेश जो हैं किस प्रकार से बने हैं, तो वो है पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक बलों का जो कालांतर से प्रभाव चला आ रहा है। अर्थात किसी भी क्षेत्र के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं जो नज़र आते हैं, वहाँ की स्थलाकृति नज़र आती है, वो वहाँ पे लगने वाले बाह्य बल और आंतरिक बलों का मिला जुला परिणाम होता है। इसके अलावा चट्टानों के प्रकार, वहाँ किस प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, उनकी बनावट, ढाल, उच्चावच और एक और वजह है मानवीय हस्तक्षेप, उसका परिणाम है। तो उसी प्रकार से भारत के भूआकृतिक प्रदेश भी इन्हीं जो सारी प्रोसेस हैं उनका मिला जुला परिणाम है। भारत की प्राकृतिक स्वरूप की विविधता को भूआकृति में जब हम समरूपों में सीमांकित करने का जो प्रयास है, वो सबसे पहले, या हम कहें कि भारत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी महोदय ने किया है। उन्होंने भारत को 7 वृहद और 20 मध्य स्तरीय एवं 58 लघु स्तरीय प्रदेशों में विभक्त किया है। ये एस.पी. चटर्जी महोदय द्वारा सीमांकित किया गया क्षेत्र हैं, जिसमें भारत को 7 बड़े क्षेत्रों में डिवाइडेड किया है। ये 7 जो भूआकृतिक प्रदेश हैं उसमें पहला है उत्तर की जो पर्वतीय श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी वृहद मैदान, तीसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा पश्चिमी तट, छठा पूर्वी तट और सातवां द्वीप समूह। इस प्रकार भारत को 7 बड़े भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। ये मैप जो नज़र आ रहा है जिसमें भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, उसमें यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखा नज़र आ रहा है और इसकी जो सीमा है वो इस प्रकार से है। ये तो ये जो एरिया है ये नंबर 1 एरिया है और ये है उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला। इसके अंतर्गत हम हिमालय, उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियों को शामिल करते हैं। हिमालय यहाँ पर एक विशाल अर्धचंद्र के रूप में है, जिसका उन्नतों ढाल जो है वृहद मैदानों की ओर है, अर्थात इसका जो ढाल है उत्तर भारत के मैदानों की तरफ है। इसकी दक्षिणी सीमा पश्चिम की ओर 300 मीटर की समोच्च रेखा से स्पष्ट दृष्टिगत है और पूर्व में 150 मीटर द्वारा निरूपित है। पर्वत पदीय भाग से उत्तर की ओर ये श्रेणियां तुरंत उत्थान के साथ केवल 150 किलोमीटर की चौड़ाई से 8000 मीटर की ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात थोड़ी दूरी पे जाके ये बड़ी हाइटों में तब्दील हो गई हैं। पश्चिमी हिमालय के लघु स्तरीय प्रदेशों में हमने कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, मुख्यतः नेपाल हिमालय में पड़ते हैं और पूर्वी हिमालय में पश्चिमी भाग में दार्जिलिंग से लेके भूटान तक का एरिया आता है। जबकि यहाँ पे जो पूर्वी हिमालय है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और भारत म्यांमार के जो सीमांत क्षेत्र हैं उनकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पार्ट ये है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला, इसे वृहद मैदान या उत्तर भारत के मैदानों के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश भूआकृतिक दृष्टिकोण से पश्चिम, उत्तर और पूर्वी खंडों में डिवाइडेड है, अर्थात 1,
2 और ये 3। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी खंड के अंदर शुष्क मरुस्थली और राजस्थान के जो 2 खंड हैं वो इसके अंदर डिवाइडेड हैं यहाँ पे, जिसमें एक बागर वाला क्षेत्र है जहाँ प्राचीन जलोढ़ का पानी जाता था। उत्तरी बृहद मैदान के उपविभाग में गंगा यमुना का दोआब, रोहिलखंड, अवध का मैदान, इसके अलावा पूर्वी मैदान में मिथिला का मैदान, बंगाल का डेल्टा जिसे चार के नाम से जाना जाता है, ये जलमग्न क्षेत्र हैं। ये मैदानी भाग के ही हिस्से हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है यहाँ पे ये मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि में हम देखें कि ये ऊंचा एरिया है, तो इसमें पश्चिम से अरावली तथा दक्षिण से सतपुड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे ये है अरावली पर्वत। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अरावली तीसरा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अब, और यहाँ पे विंध्याचल और यहाँ पे है सतपुड़ा। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है ये है मध्य उच्च भूमि। इसके अंतर्गत हम अरावली, राजस्थान का पठार, विंध्यन, कगार, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार और बुंदेलखंड को सम्मिलित करते हैं। मालवा के पठार में जो लावा निर्मित लहरदार सतह वाला है जो काली मिट्टी का बना हुआ है। इसके अलावा कैमूर, रीवा और भांडेर क्रम के मोटे बलुआ पत्थर वाले कगारों का यहाँ पे निर्माण है। मालवा और विंध्यन पठारों के जो दक्षिणी कगार हैं वहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा घाटी है। तो ये जो क्षेत्र है मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है त्रिभुजाकार भूआकृति है, जिसका आधार जो है मतलब नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे ये कैप कॉमरोन से लेके और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों तक, जिसमें सीट्स पे भड़ोच तक विस्तृत है, और 2 भुजाओं में सतपुड़ा और सह्याद्री पर्वत भी हैं। सह्याद्री मतलब पश्चिम घाट। इसके प्रमुख उपविभाग में पश्चिम घाट, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, यहाँ पे है पश्चिम घाट, यहाँ उत्तरी दक्कन, यहाँ दक्षिणी दक्कन, यहाँ पे पूर्वी पठार जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक का पठार, महादेव और मैकाल की पर्वत श्रृंखलाएँ, बघेलखंड, छोटा नागपुर, गडजात, महानदी बेसिन, दंडकार शामिल हैं। और दक्षिणी दक्कन के अंदर तेलंगाना और कर्नाटक का पठार इसके अंदर शामिल है। कर्नाटक के पठार को भी 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें मैसूर का पठार और उत्तरी कर्नाटक का पठार। फिर इसके बाद हम अध्ययन करते हैं जो 5वां जो पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें ये कोंकण, ये मालाबार, अर्थात ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और जब पूर्वी घाट की तुलना करेंगे तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट की अपेक्षा ये 500 किलोमीटर अधिक लंबा है। गुजरात से लेके यहाँ से लेके और यहाँ कन्याकुमारी तक यह पश्चिमी जो तट है एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है। सिर्फ गुजरात के अंदर संकुचन अवसाद पूरित है, फलस्वरूप वहाँ पे चौड़ा है। कोंकण का जो तट है निमज्जित तट है, और मालाबार का तट जो है बैक वाटर्स की संरचना है, यहाँ पे छोटी छोटी झीलें हैं। ये पश्चिम घाट है भारत का, जो कोंकण से लेके नीचे अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके बाद ये जो नंबर 6 वाला पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है ये है इधर वाला पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है उन्मंजित तट है, जहाँ बैक वाटर अर्थात पश्च जल की नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा का यहाँ पे क्या करती हैं निर्माण, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। वो निमज्जित तट पे डेल्टा बनता नहीं है, सीधा नदी का पानी समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पे क्या डेल्टा बनता है। और यह तट 2 भागों में डिवाइडेड है। ये है कोरोमंडल
और ऊपर है उत्तरी सरकार। तो ये पूर्वी तट 2 भागों में डिवाइडेड है। और नंबर 7 पे देखो, ये है नंबर 7, द्वीप समूह। द्वीप समूह, जब भारत के द्वीप समूह की चर्चा होती है तो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी के द्वीप जिसमें अंडमान और निकोबार, दूसरी तरफ है अरब सागर के द्वीप जिसमें लक्षद्वीप। तो प्रथम वर्ग में समुद्र में निमज्जित पर्वत श्रेणियाँ के उत्थित भाग हैं जो अंडमान निकोबार को कहा जाता है, जबकि दूसरा जो वर्ग है लक्षद्वीप वो विशुद्ध प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कई भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि ये हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका ही पर्वतीय हिस्सा है जो यहाँ निमज्जित पर्वत श्रेणियों के रूप में और उसका उत्थित भाग है। और जो लक्षद्वीप है अरब सागर के अंदर वो पूरी तरीके से प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, अर्थात वो प्रवाल जीवों के यहाँ पे इकट्ठा होने, उनके मरने के बाद यह द्वीप समूह बना है। इस प्रकार भारत को प्रोफेसर एसपी चटर्जी महोदय ने 7 बड़े वृहद प्रदेशों में डिवाइडेड किया। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, वृहद मैदान उत्तर भारत की, तीसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा पश्चिमी तट, छठा पूर्वी तट और सातवां है द्वीप समूह। थैंक यू।